गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। अभी इकोनॉमिक्स में, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बच्चों को कुछ चैप्टर में स्पेसिफिक बहुत प्रॉब्लम आ रही है। मेरे पास कुछ बच्चों के फ़ोन मैसेज भी आए जो मुझसे पढ़ते थे, वो भी, और जो नहीं पढ़ते थे, जिन्होंने यूट्यूब में बीएसटी के वीडियो देखे, उन्होंने भी मुझसे कॉन्टेक्ट किया और बोले सर कुछ चैप्टर पे आप अपलोड करिए, कुछ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के। इसलिए कुछ चैप्टर हैं जो मैंने सोचा जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और उनके बारे में आपको बताना चाहिए। ये वन शॉट रिवीजन रहेगा और मैं कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा आपको करवाने की कोशिश करूंगा। तो बेसिकली है क्या? बेसिकली यहां पे हमको देखना है कि एम्प्लॉयमेंट होता क्या है। तो एम्प्लॉयमेंट को समझने के लिए पहले हमें बेसिक्स पे जाना पड़ेगा, और ये बेसिक्स क्या है ये हम बहुत ध्यान से समझेंगे कि हमें उसके पहले ये समझना पड़ेगा कि ये होता क्या है और हम इस काम को करते क्यों हैं। एम्प्लॉयमेंट बेसिकली होता क्या है, और इसको समझने के लिए कुछ चीज़ों के हमें बहुत डिटेल में समझना पड़ेगा, कुछ बातों को। तो बेसिकली है क्या, अब हम देखेंगे कि जैसे कि हमारा 1 मिनट का टाइम दीजिए। हाँ, कोई भी ह्यूमन बीइंग होता है वो हमेशा दो तरीके की एक्टिविटी परफॉर्म करता है। ही परफॉर्म्स टू टाइप ऑफ एक्टिविटी। पहली होती है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरी होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सीधी सी बात है, वो एक्टिविटी जो इंसान पैसे कमाने के लिए, टू अर्न ब्रेड एंड बटर, टू सेटिस्फाई हिज ह्यूमन वांट्स, अपनी ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो इंसान इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करता है, जो एक्टिविटीज परफॉर्म करता है, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। और जो इंसान अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए जिन एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है, उसको बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, सच एज सोशल सर्विस। कोरोना में जो लोग सामान बांटते थे, खाना बांटते थे, ये सब क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती है, जो इस मोटिव से की जाती है ताकि सोर्स ऑफ लिविंग मिले, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जो इसलिए करी जाती हैं ताकि हम अपना मेंटल सेटिस्फेक्शन, सोशल सेटिस्फेक्शन गेन कर पाए। हमें कुछ बेसिक कंसेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे बेटा, ये चैप्टर स्टार्ट करने के पहले, एम्प्लॉयमेंट को समझने के पहले। और उससे पहले हमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है समझने के लिए कि वर्कर कौन लोग होते हैं। वर्कर वो लोग होते हैं जो किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। वर्कर इज अ पर्सन हु इज इन्वॉल्व इन सम इकोनॉमिक एक्टिविटीज, हु इज इन्वॉल्व इन सम इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो वर्कर कौन लोग होते हैं बेटा? जो लोग कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, उनको बोलते हैं वर्कर। अगला जो है, वर्कर होता कौन है? वर्कर में कौन कौन लोग आते हैं? तो वर्कर में दोनों तरीके के लोग आते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड और वेज एम्प्लॉयड। तो बेसिकली अब हमें वर्कर्स के बारे में पढ़ना है बहुत डिटेल में। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वर्कर? टाइप्स ऑफ वर्कर कौन होते हैं? पहला होता है रेगुलर वर्कर, दूसरा होता है कैजुअल वर्कर। रेगुलर वर्कर वो लोग होते हैं जो एक पर्टिकुलर इंसान के अंडर में काम कर रहे हैं, रेगुलर टाइम गैप पे काम कर रहे हैं, और जिनकी प्रायोरिटीज कभी चेंज नहीं होती। अगर रेगुलर वर्कर वो होते हैं, सपोज कर लीजिए एक वर्कर फैक्ट्री में परमानेंट हो गया है और वो 5 साल तक उस फैक्ट्री में काम कर रहा है, उसे हर महीने सैलरी मिल रही है, उसे रेगुलरली इनकम मिल रही है, उसको बोलते हैं रेगुलर वर्कर। ये सबसे सिक्योर्ड फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, और इसमें वर्कर्स को कुछ बेनिफिट भी मिलते हैं जैसे कि पेंशन, पीएफ। इंडिया में ये देखने की बात है, इंडिया में सिर्फ 22.8% लोग रेगुलर वर्कर है। इंडिया में कितने लोग रेगुलर वर्कर है? सिर्फ 22.8% ऑफ पर्सन्स। और कैजुअल वर्कर कौन होते हैं? कैजुअल वर्कर वो होते हैं जो किसी और इंसान के पास काम करते हैं और रेगुलर बेसिस पे इनकम अर्न नहीं करते। ऐसा नहीं है कि सेल्फ एम्प्लॉयड लोग कैजुअल वर्कर नहीं होते, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग भी कैजुअल वर्कर होते हैं,
लेकिन नॉर्मली हमें यहाँ वर्कर की डेफिनेशन में क्या समझना है, जो लोग कहीं काम कर रहे हों, ठीक है, जैसे कि ब्रिक मेकिंग, ये सारी चीजें। इसके डीमेरिट है, सबसे कैजुअल वर्कर इंडिया में सबसे ज्यादा पाया जाता है। अभी है क्या कि इसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, नो रेगुलर इनकम। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, नो रेगुलर इनकम, नो रेगुलर इनकम। और फिर उसके बाद जो है बेसिकली क्या है, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, आपको कभी भी हटाया जा सकता है। पर आप अगर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे रेगुलर वर्कर हो तो आपको वो जब चाहे तब हटा नहीं सकते हैं। तीसरा जो है, आपको कोई सोशल बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। तो बेसिकली वर्कर कौन लोग होते हैं, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। अब हमें आ जाएंगे हमारे मेन टॉपिक पे, जो है एम्प्लॉयमेंट। और बेसिकली एम्प्लॉयमेंट होता क्या है वो हमें समझना बहुत जरूरी है यहाँ पे। तो बेटा बहुत सिंपल सी बात है, एम्प्लॉयमेंट इज एन एक्टिविटी, एम्प्लॉयमेंट इज एन एक्टिविटी, 1 सेकेंड, हाँ, एम्प्लॉयमेंट इज एन एक्टिविटी undertaken by worker to earn a living। तो बेटा होता क्या है, जब हम कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं ताकि हम पैसे कमा पाएं, उसको बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जो हम इस मोटिव से करते हैं ताकि हमें पैसा मिले। लेकिन जब हम इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं ना, तो उस पूरे प्रोसेस को हम एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट। और एम्प्लॉयमेंट कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वेज एम्प्लॉयमेंट। बेसिकली सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज अ टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट जब हम खुद ही ओनर हो, जब हमारे पास सारे रिसोर्सेस हो और हम खुद एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं अपने ओन रिसोर्सेज से। लेकिन जब हम किसी दूसरे के यहाँ काम करते हैं उसको बोलते हैं वेज एम्प्लॉयमेंट। वेज एम्प्लॉयमेंट में 2 तरीके के लोग होते हैं, जैसा कि मैंने बताया, रेगुलर वर्कर और कैजुअल वर्कर। उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में हमें जानना है। व्हेन अ वर्कर इज हिमसेल्फ इज अ डिसीजन मेकर, जब वो खुद ही इंसान एक डिसीजन मेकर है और वो किसी और को कोई राइट नहीं देता है, वो अपने खुद के रिसोर्सेज यूज करता है, तो वो कहलाता है सेल्फ एम्प्लॉयड। इंडिया में 52.2% लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है वर्कफोर्स में। वेज एम्प्लॉयमेंट क्या होता है बेटा, वेज एम्प्लॉयमेंट का मतलब वो लोग जो दूसरे के अंडर काम करते हैं, किसी उनके पास खुद के रिसोर्सेस नहीं होते हैं, जब काम करने के बदले में रिटर्न में उनको पैसा मिलता है, उनको सैलरी के फॉर्म में पैसा मिलता है, वो होता है वेज एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में किस फॉर्म में मिलता है, प्रॉफिट के फॉर्म में मिलता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंडिया में देखिए 52% लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है, 24% लोग कैजुअली है और 24% लोग रेगुलर है। मतलब 48% लोग हमारे यहाँ क्या कहते हैं, वेज एम्प्लॉयड हैं, जिसमें से कितने लोग कैजुअल है, 24%, कितने लोग रेगुलर है, 24%। ये एक रीजन वाइज डेटा है जो आपको एक बार एनालाइज करना पड़ेगा खुद से। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, कितने टाइप के सेक्टर हैं इंडिया में। इंडिया में 3 टाइप के सेक्टर होते हैं। बेसिकली प्राइमरी सेक्टर विच इज इन्वॉल्व इन एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि एग्रीकल्चर, माइनिंग, क्वेरिंग, गेहूं उगाना, गेहूं काटना। फिर सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर का बेसिकली काम क्या होता है, जो भी प्राइमरी सेक्टर से आपने गुड्स को कवर किया है उसको कन्वर्ट करना। जैसे कि गेहूं आपके प्राइमरी सेक्टर से आपको मिल गए, अब इसको आटे के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे आप किसमें, आटा चक्की वाले के पास से, सेकेंडरी सेक्टर में। और टर्शियरी सेक्टर कौन सा सेक्टर होता है बेटा, सर्विस सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर कौन सा सेक्टर होता है, सर्विस सेक्टर। और सर्विस सेक्टर का बेसिकली काम क्या होता है, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई करना। जैसे कोरियर वाले हैं, लॉजिस्टिक वाले हैं, ये कौन सा सेक्टर है, टर्शियरी सेक्टर। तो इंडिया में आप देखिए प्राइमरी सेक्टर में 44.4% लोग एम्प्लॉयड हैं, जबकि सेकेंडरी में 24.4% लोग और टर्शियरी में 31.1% लोग एम्प्लॉयड।
बेटा अभी है क्या कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें आने चाहिए। अगर ये पॉइंट्स हमें नहीं आएंगे तो हमें कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। तो बेसिकली ये पॉइंट है क्या, ये हम अभी समझेंगे। आप यहाँ पे देखिए, जैसा कि मैंने लिखा है लेबर फोर्स, ये याद रखिएगा लेबर फोर्स होती क्या है। देखो आपके यहाँ आपकी इकोनॉमी में बेसिकली एक लाख पॉपुलेशन है। कितनी पॉपुलेशन है? 1 लाख की आपके यहाँ पॉपुलेशन है। बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को, ठीक है। अभी 1 लाख लोगों में से 50,000 लोग काम कर रहे हैं और 20,000 लोग काम ढूंढ रहे हैं, सीकिंग वर्क। तो बेटा टोटल आपके यहां कितनी लेबर फोर्स हो गई? टोटल आपके यहां 70,000 लोगों की लेबर फोर्स हो गई। लेबर फोर्स क्या होती है? वो लोग जो एम्प्लॉयमेंट में हो, जो लोग काम कर रहे हो और जो लोग काम ढूंढ रहे हो, उनको बोलते हैं अपन लेबर। और कौन लोग नहीं आते हैं, कौन लोग इसमें नहीं आते हैं, ये हमें समझना है। तो इसमें ओल्ड पीपल नहीं आते हैं, इसमें हैंडीकैप डिसेबल्ड पीपल नहीं आते हैं, और इसमें वो बच्चे नहीं आते हैं जो 14 साल से कम एज के हों। कौन लोग नहीं आते हैं? जो 14 साल से कम एज के हों। पीपल जो लोग काम करना नहीं चाहते हैं वो लोग भी इसमें कवर नहीं होते हैं। तो बेसिकली हमें समझना क्या है, लेबर फोर्स वो लोग होते हैं जो काम कर रहे हैं और काम ढूंढ रहे हैं। और वर्क फोर्स क्या होता है? वर्क फोर्स बेसिकली आप समझिए, वर्क फोर्स 1 सेकेंड, आपके यहां टोटल लेबर फोर्स है 70,000 लोगों के, लेकिन बेटा उसमें से काम कितने लोग ढूंढ रहे हैं? 20,000 लोग काम ढूंढ रहे हैं ना। तो एक्चुअल में काम कितने लोग कर रहे हैं? 50,000। तो जो लोग के पास एक्चुअल में एम्प्लॉयमेंट है उन लोगों को हम वर्क फोर्स में इंक्लूड करते हैं। तो वर्क फोर्स में कौन से लोग इंक्लूड होते हैं सर? वर्क फोर्स में सिर्फ वो लोग इंक्लूड होते हैं जो लोग, वर्क फोर्स में सिर्फ वो लोग इंक्लूड होते हैं जो लोग काम कर रहे हो, जिनके पास काम है, और वो लोग इंक्लूड नहीं होते जो काम ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट एक सिचुएशन होती है जिसमें लोग काम तो करना चाहते हैं लेकिन उनको काम नहीं मिलता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा कहां से आता है? रिपोर्ट ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया, NSSO और डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेडिंग डेटा ऑफ रजिस्ट्रेशन विद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। ये बात याद रखना, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आने की चांसेस पूरी हैं। अब हमें कुछ टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ने हैं। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट वो सिचुएशन होती है जहां पे लोगों की जरूरत है 5 और काम कर रहे हैं 50 लोग। सपोज कर लो एक परिवार है जिसके पास 10 एकड़ लैंड है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। उस 10 एकड़ लैंड पे 50 लोग काम कर सकते हैं, लेकिन वो जॉइंट फैमिली है, 50% कैन वर्क। वो जॉइंट फैमिली और उसमें है 100 लोग। अब पूरे 100 लोग यहां इस 10 एकड़ में काम करने के लिए पहुंच गए, तो क्या प्रोडक्टिविटी होगी? नहीं होगी। सर एडिशनल आपने 50 लोग लगा रखे हैं, जरूरत कितने की है? सिर्फ 50 लोगों की। तो बाकी के 50 लोगों का आपको कोई आउटपुट मिलने वाला नहीं है। तो ये होता है हमारा बेसिकली डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। तो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट वो सिचुएशन होती है जहां पे एक्चुअल में जरूरत है 50 लोगों की और काम कर रहे हैं 100 लोग, तो बाकी के 50 क्या हो गए? डिसगाइजली अनएम्प्लॉयड। इसके कॉजेस क्या होते हैं? एक तो अल्टरनेटिव जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। जैसा कि हमने बोला इंडिया में मैक्सिमम लोग क्या है? रूरल एरिया में रहते हैं, और रूरल एरिया में उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी हमको मिलती नहीं है। और फिर स्मॉल लैंड होल्डिंग होती है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी एक बहुत बड़ा रीजन है। क्या होता है? लोग होते हैं इलिटरेट और उनका पॉपुलेशन कंट्रोल करने की तरफ ध्यान नहीं होता है। अगला जो हमारा टॉपिक है
वो है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है बेटा, जैसे कि जो केटरर्स होते हैं, शादी ब्याह का सीजन होता है तो वो क्या होते हैं, फुली एम्प्लॉयड हो जाते हैं। और जब शादी ब्याह का सीजन खत्म हो जाता है, जैसे कुछ टाइम ऐसा होता है जब कोई भी इवेंट फंक्शन नहीं होता है, तो उस समय क्या होते हैं, वो लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, तो इसको बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयड। जैसे कि तिब्बती मार्केट होता है, एक बुलन क्लोथ का मार्केट होता है, तो ये कितने 4 महीने का काम है, बाकी के टाइम वो लोग क्या रहते हैं, अनएम्प्लॉयड रहते हैं। बात समझ में आ रही। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है बेटा, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली एक सिचुएशन होती है जहां पे लोग काम करना तो चाह रहे हैं लेकिन उनको काम मिलता नहीं है एग्जिस्टिंग वेज रेट पे। अब इंडिया में कितने टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, बेसिकली 2 तरीके का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। सीधी सी बात है, अगर आप किसी ऐसे यहाँ पे ऐसे एम्प्लॉयर के अंडर में काम कर रहे हो जिसके यहाँ 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, उसको बोलते हैं फॉर्मल और ऑर्गेनाइज सेक्टर। और एक और बात, फॉर्मल ऑर्गेनाइज सेक्टर बेसिकली कुछ ना कुछ रजिस्ट्रेशन भी रहते हैं, जैसे कि जीएसटी, लेबर एक्ट के तहत वो लोग रजिस्टर्ड रहते हैं। बेसिकली फॉर्मल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में सिक्योरिटी होती है, सोशल सिक्योरिटी अवेलेबल रहती है वर्कर के पास, लेकिन अनफॉर्मल में नहीं रहती है। तो इनफॉर्मल और अनऑर्गेनाइज सेक्टर वो होता है जिसमें 10 से कम लोग काम करते हैं, जैसे हम कह सकते हैं स्ट्रीट वेंडर, ठेले पे कोई लोग काम कर रहे हैं, या बिल्कुल छोटी सी दुकान पे कोई काम कर रहे हैं। लेकिन आप बड़े रेस्टोरेंट में जाओ, बड़े होटल में जाओ जहाँ 100 कर्मचारी काम कर रहे हैं, वो कौन सा है, फॉर्मल सेक्टर। लेकिन आप एक स्ट्रीट हॉकर के पास जाओ, एक स्ट्रीट वेंडर के पास जाओ, वो लोग क्या है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। इंडिया में मैक्सिमम सेक्टर कहाँ है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। इंडिया में मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम लोग कहां पे एम्प्लॉयड हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयड है। अब देखो बेटा, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स में आपको बता रहा हूं। हमने बोला कैजुअल वर्कर्स वो लोग होते हैं, कैजुअल वर्कर्स वो लोग होते हैं जो लोग कभी कभी काम करते हैं, जिनके पास रेगुलर काम नहीं होता है। तो इससे रिलेटेड एक कंसेप्ट है कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्क फोर्स, कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्क फोर्स। सपोज कर लो आप रेगुलर सेक्टर में काम कर रहे हो, जैसे मिस्टर संचित, ही इज वर्किंग इन रेगुलर सेक्टर, मतलब ही इज वर्किंग एज अ रेगुलर वर्कर, और सडनली वो अपना जॉब छोड़ के ऐसी जगह पे काम करता है जहां 3 महीने काम है, फिर काम नहीं है, फिर 3 महीने कहीं और काम कर लेता है, फिर काम नहीं करता है, तो वो रैंडम बेसिस पे वर्क करने लगता है रेगुलर की जगह। तो जब इंसान रेगुलर वर्कर से टू कैजुअल हो जाता है तो उसको बोलते हैं कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्क फोर्स। अगला जो हमारा कंसेप्ट है वो है अगला जो हमारा बेटा कंसेप्ट है वो है इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। और बेसिकली क्या होता है, सपोज कर लो सपोज कर लो मिस्टर ए वर्किंग इन बी प्लाजा रेस्टोरेंट, जहां पे 25 वर्कर काम कर रहे हैं। कितने लोग काम कर रहे हैं, 25 लोग। इसका मतलब वो कौन से सेक्टर में काम कर रहा है, फॉर्मल सेक्टर में। पर उन्हें इधर मजा नहीं आ रहा और वो जॉब छोड़ के ऐसी जगह काम करने चले गए जहां पे लेस देन 10 वर्कर है। मतलब वो कहां चले गए, इनफॉर्मल सेक्टर में। कहां चले गए बेटा, इनफॉर्मल सेक्टर में। और इनफॉर्मल सेक्टर का मतलब क्या है, इनफॉर्मल सेक्टर का मतलब है जब आप फॉर्मल सेक्टर से इनफॉर्मल सेक्टर में जाते हो तो इसका मतलब आप कर रहे हो इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्क
फोर्स। तो बहुत सिंपल सी बात है। तो अब सर इसके रीजन क्या है, इसके बेसिकली क्या रीजन है? तो देखो सबसे पहला रीजन जो है वो है स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। वो क्या रीजन है बेटा? स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। सीधी सी बात है, अगर आप अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को, अपने जीडीपी इंडिकेटर, जीडीपी को नहीं बढ़ाओगे, मतलब आपके यहां अगर इकोनॉमिक ग्रोथ गुड्स और सर्विस नहीं होगा तो क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट आएगा। सीधी सी बात है, हमने सर्कुलर फ्लो में पढ़ा था ना, जितना ज्यादा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ट्रांसफर होगा उतने ज्यादा गुड्स और सर्विस बनेंगे। तो जितना कम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ट्रांसफर होगा उतना कम इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। क्यों? क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट नहीं होगा। सेम तरीके से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। बेटा हमने क्या बोला? इंडिया में मैक्सिमम लोग काम करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, और हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बुरी तरीके से डिसगाइजली अनएम्प्लॉयड है। काम करने की जरूरत है 10 लोगों को और काम कर रहे हैं 20 लोग। क्यों? क्योंकि वो लोग लिटरेट नहीं होते और वो लोग अपनी फैमिली को एक्सपेंड कर लेते हैं। बाद में एडजस्ट कहां करें? पैसा तो होता नहीं है, इतना बड़ी फैमिली होगी तो करेंगे कैसे? तीसरा जो हमारा होता है वो है ये हमारा बेसिकली अंडर डेवलप्ड एग्रीकल्चर। हम आउटडेटेड टेक्निक में काम कर रहे हैं आज भी। आज तुम विदेशों में जाओ, वहां एग्रीकल्चर टेक्निक क्या हो चुकी है? बहुत मॉडर्न हो चुकी है, लेकिन हम आज भी आउटडेटेड टेक्निक में काम कर रहे हैं। फिर हमारा पुअर एजुकेशन सिस्टम। हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा है? बड़ा पुअर है। उसको हमें दुरुस्त बनाने की जरूरत। ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से पुअर है, लेकिन अभी भी उसमें कई सारी खामियां हैं जिसको हमें दूर करना है। देखो बहुत सिंपल सी बात है, आप एजुकेटेड नहीं हो तो आप अच्छी जगह माइग्रेट नहीं हो पाओगे, और माइग्रेट नहीं हो पाओगे तो आपको एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में काम करना पड़ेगा, जहां आपका टैलेंट है 1 लाख का लेकिन काम आपको मिल रहा है 2000 का, 5000 का। तो ये भी अनएम्प्लॉयमेंट है ना। और बाकी है क्या है, इंडिया में तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ क्या है? काफी स्लो है। तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ को हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। तो बेसिकली बेटा जो रीजन्स हैं उन्हीं को हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को क्या करना पड़ेगा? इनहांस करना पड़ेगा। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कंट्रोल करना पड़ेगा चाइना की तरह, 1 चाइल्ड 2 चाइल्ड और 3 चाइल्ड पॉलिसी से, आउटडेटेड टेक्निक। अब हमें क्या है? हमें मैन मेड की जगह हमें ज्यादा से ज्यादा मतलब टेक्नोलॉजी एरिया पे जाना पड़ेगा। पुअर एजुकेशन सिस्टम। हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम क्या है? हर किसी को एजुकेटेड हमको करना चाहिए, हर किसी को हमको एजुकेटेड करना चाहिए। मतलब अगर कोई गरीब इंसान है तो सरकार को उसके लिए बहुत अच्छी अच्छी स्कीमें निकालनी चाहिए, और हमें इंडस्ट्रीज को मोटिवेट करना चाहिए अलग अलग इंसेंटिव देके, अलग अलग स्कीम्स देके, ताकि वो लोग ज्यादा से ज्यादा गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करें। जितने ज्यादा गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करेंगे उतनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हमारे यहाँ बनेगी।